हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन रही है क्योंकि हम आउट ऑफ नेटवर्क थे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न है जो कि पीएचडी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रश्न हैं, और इसके जो आंसर हैं वह उस विश्वविद्यालय के, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पीएचडी एंट्रेंस के प्रश्न हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर को देखेंगे, और जहाँ पे डाउट होगा हम आपको बता देंगे। तो किसने कहा कि लौकिकीकरण समाज के विवेकीकरण का एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मैक्स वेबर होगा। अगला, आदमी धर्म को बनाता है, धर्म आदमी को नहीं बनाता है, यह किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह होगा कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं धर्म जो है जनता के लिए अफीम है। इसके संदर्भ कहते हैं धर्म ने आदमी को नहीं बनाया है, आदमी ने धर्म को बनाया है, इसलिए आदमी को धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहिए। अगला, कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत जुड़ा है। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत आस्कर लेविस से जुड़ा है, और यह कई बार प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके पीजीटी जैसे लेवल वाले एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। और यह किसकी है? आस्कर लेविस की। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति अपने गरीबी की स्थिति को एंजॉय करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमजे होजोक्विट्स या हर्स्कोविट्स। और अगला प्रश्न है, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्राइबल लाइफ इन इंडिया के पुस्तक के लेखक जो हैं एन के बोस जी हैं। अगला है, धर्म और आर्थिक दबाव के बीच घनिष्ठ संबंध प्रस्तुत किया है। तो धर्म और आर्थिक दबाव के बीच घनिष्ठ संबंध किसने प्रस्तुत किया है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए होगा मैक्स वेबर, परंतु जो आंसर की है उसमें बी दिया है कार्ल मार्क्स। तो हम यहाँ ए को ही मानकर चलेंगे क्योंकि राइट आंसर मैक्स वेबर ही है। इसको शायद बाद में संशोधित भी किया गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, किसने सामाजिकरण की विवेचना जेनेसिस अर्थात वंशानुगत और टेलिसिस अर्थात पर्यावरण के आधार पर किया है? तो एच एफ गिडिंग्स, एल एफ वार्ड, सी एच कुले और जी एच मुनीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल एफ वार्ड ने सामाजिकरण को वंशानुगत और टेलिसिस पर्यावरण आधार पर रूप में विभाजित किया है। अगला है, मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक किसकी है? तो यह कार्ल मैनहीम की पुस्तक है। क्या? मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अगला है, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन या व्याख्या है। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो समाजशास्त्र एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन या व्याख्या है। तो यह कथन एंथनी गिडिंग से संबंधित है। अगला, पार्सन्स के संरचना प्रकारवाद के सभी सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 4 आदर्श प्रकार कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और ढांचा को बनाए रखना। तो ढांचा को बनाए रखना को लेटेंसी के रूप में भी देखते हैं, और लेटेंसी का जो यहाँ पे पैटर्न मेन ट्रांस, यह जो है पार्सन्स की एजिल मॉडल है, AGIL। तो एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंट्रीगेशन, और यह लेटेंसी होता है। लेटेंसी यह कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पैटर्न में ट्रांस दे दिया है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? तो यह तो बहुत सरल है, यह राइट आंसर एंथनी गिडिंग्स हो जाएगा कि संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है।
अगला है, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर किया है? तो सर्वप्रथम सामाजिक विनिमय और आर्थिक विनिमय में किसने अंतर किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, वी माइलिनोवस्की। अगला, अगस्त काम्टे के त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक रूप है? तो जो अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम था, धार्मिक, तात्विक एवं प्रत्यक्षवाद की बात जो अगस्त काम्टे करते हैं, तो यह रैखिक या समरैखिक नियम के रूप में देखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में भीमराव अंबेडकर की कौन सी किताब उनकी आत्मकथा का वर्णन करती है? तो किसमें उन्होंने अपने आत्मकथा के बारे में चर्चा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिंग फॉर ए वीजा। अगला है, आत्महत्या के बारे में दुर्खीम का अध्ययन हमें क्या समझने में हमारी मदद करता है? तो ये देख रहे हैं, या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, पीवाईक्यू। यह है किसी न किसी, कहीं यूपीएससी एग्जाम के पीवाईक्यू के रूप में होगा, कहीं पीजीटी, या कहीं कहीं नेट आदि के सिलेबस से भी यह क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, दुर्खीम क्या कहते हैं अपने आत्महत्या के सिद्धांत में, कि समाज के कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है, अर्थात समाज, व्यक्ति पर समाज की पकड़ अधिक होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप निर्णायक शोध प्रारूप का हिस्सा है? एकाधिक क्रॉस अनुभविक अनुदैर्ध्य प्रारूप और वर्णनात्मक शोध प्रारूप। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, एकाधिक क्रॉस अनुभागी प्रारूप या मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिसिंग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी प्राकल्पना का गुण नहीं है? तो एक अच्छी प्राकल्पना का गुण जो है वह परिवर्तनशीलता जो है राइट आंसर माना गया है, लेकिन इसे डाउट में रखते हैं। हमें यह है इसका राइट आंसर दिखावटीपन, अर्थात पैशुअलिटी नहीं होना चाहिए। और परिवर्तनशीलता इसलिए प्रकल्पना में होनी चाहिए क्योंकि अगर परिकल्पना सही नहीं हो तो उसे चेंज किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हम पी को मान के चलेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? तो विषयगत विश्लेषण गुणात्मक अनुसंधान, केस स्टडी भी गुणात्मक अनुसंधान संबंधित होती है, ग्राउंडेड थियरी भी, और जबकि सर्वेक्षण विधि हमारा संख्यात्मक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और कभी कभी पूछ लेता है केवल ग्राउंडेड थ्योरी किस अनुसंधान से रिलेटेड होगा, तो यह गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित होगा। अगला है, डेटा विश्लेषण एक प्रक्रिया है, निरीक्षण डेटा, क्लीनिंग डेटा, रूपांतरित डेटा या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डेटा प्रक्रिया के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाता है। अगला है, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गॉटफ्रायड ने किया है। अगला, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है? मैकाइवर, पेज, डेहरनडार्फ, दुर्खीम या पार्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खीम के द्वारा सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? तो व्यापार संघ, वर्ण व्यवस्था, राजनीतिक पार्टी या जनजाति समूह। तो जनजाति समूह एक समुदाय का उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में परिस्थिति संकुल, भूमिका संकुल तथा परिस्थिति क्रम की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. मार्टिन के द्वारा इन सिद्धांतों या अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया है। अगला, सामाजिक व्यवहार के संगठित रूप और उनके दोहराव को कहा जाता है। तो जब कोई भी व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो उसे प्रथा के रूप में देखा जाता है। अगला है, किसने कहा कि सभ्यता भौतिक संस्कृति का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैकाइवर और पेज हैं, जिन्होंने सभ्यता को भौतिक संस्कृति का हिस्सा माना है। अगला, किसने कहा है भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लिंटन, और इन्होंने प्रदत्त एवं अर्जित भूमिका एवं की बात की है या परिस्थितियों की बात की है। अगला, भूमिका क्या होती है? जो परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों से जुड़ी जो भूमिका, कार्य या व्यवहार होता है उसे ही लिंटन भूमिका मानते हैं। अगला है,
कि संस्कृति के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का पिता माना जाता है। तो जो संस्कृति के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का पिता माना जाता है बी मालिनोवस्की को। इन्होंने व्यक्तिगत प्रकार्यवाद की भी बात की है। किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? लुईस बर्थ, सी मार्शल, एलन रॉस या मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस बर्थ ने नगरवाद की 4 विशेषताओं की चर्चा की है। द पुस्तक सिटी के लेखक कौन है? तो द सिटी पुस्तक के लेखक जो है मैक्स वेबर है। इसके अलावा पार्क भी इसकी चर्चा करते हैं। अगला, द वर्चुअल कम्युनिटी के लेखक कौन है? तो वर्चुअल कम्युनिटी के लेखक जो है होवर्ड रेनगोल्ड के द्वारा लिखी गई है। और यह क्वेश्चन पिछली बार जो 2021 का एग्जाम हुआ था नेट का, उसमें भी पूछा गया था। अगला, वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया है? यह भी यूजीसी नेट के पीवाईक्यू से ही उठाया गया है। यह भी पिछली बार पूछा गया था। तो मार्शल मैक्लुहान ने वैश्विक ग्राम की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता होती है। केवल संस्कृति में परिवर्तन, केवल संरचनात्मक परिवर्तन, केवल स्थिति में परिवर्तन, या फिर डी स्थिति एवं संरचनात्मक परिवर्तन। तो एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि केवल व्यक्ति की स्थिति या परिस्थिति में परिवर्तन होता है, संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो समाजशास्त्री संप्रदाय, तो समाजशास्त्री संप्रदाय का संबंध होता है यह ईडी रॉबर्टी। यांत्रिक संप्रदाय का जो संबंध है वह विल्फ्रेडो पारेटो से संबंधित दिया है। और भौगोलिक संप्रदाय का संबंध जो है वह हंटिंगटन से संबंधित है। और मनोवैज्ञानिक संप्रदाय का संबंध आगबर्न से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है कि किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली की शुरुआत की गई है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1998, विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2013, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 या विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 1983। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2013। अगला है ISP संक्षिप्त पद का पूरा नाम क्या है? तो जो ISP है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम है। अगला है, अक्षय ऊर्जा पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? बिजली मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अक्षय ऊर्जा पोर्टल है यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लाया गया है। अगला है, किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हाथ धोना रोके कोरोना अभियान का शुरुआत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। अगला, किस संस्थान में शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पादन विकसित किया है? तो अल्ट्रावायलेट जो शुद्ध नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पादन विकसित किया है वह IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। अगला, एक प्रसिद्ध पर्यावरण NGO तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की है? तो जो तरुण भारत संघ की स्थापना की है वह राजेंद्र सिंह जी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विशेषता नहीं है? लाभ से प्रेरित, संप्रभु शक्ति, बल, वैध का प्रयोग, एकाधिकार या सभी नागरिकों के लिए कानून बनाने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राज्य की विशेषता नहीं है वह लाभ से प्रेरित। लाभ से प्रेरित कौन सा समाज होता है? पूंजीवादी। अगला, नागरिक समाज में शामिल है ऐच्छिक नागरिकता, सामाजिक संगठन, राज्य संस्थाएं, भीड़, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ये हो जाएगा, नागरिक समाज में या नगरीय समाज में ऐच्छिक नागरिक एवं सामाजिक संगठन शामिल होते हैं। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 342 किससे संबंधित है? तो जो 330 और 342 अनुसंधान है वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगला, निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह के रूप में देखा जा सकता है? लोकसभा, पंचायत के कैबिनेट सदस्य या व्यापार यूनियन के सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दबाव समूह के रूप में व्यापार यूनियन के सदस्यों को देखा जाता है। अगला है, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित हुआ? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है 1947 में पारित हुआ है। अगला है, और जो कारखाना अधिनियम है वह 1948 में पारित किया गया है। अगला है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लाया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किस वर्ष हुआ है? तो जो एलपीजी का जो सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था में गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं जनरलाइजेशन, यह जो तीनों सिद्धांत आया गया था, यह 1991 में भारत ने अपनाया था। अगला, निम्नलिखित में मिलान कीजिए, सही कोड का चयन कीजिए। अल्पतंत्र का लौह नियम। तो अल्पतंत्र का लौह नियम किससे संबंधित है? रॉबर्ट मिशेल। शक्ति के स्थिर योग का सिद्धांत अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, कॉन्टेंट सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जो स्थिर योग का सिद्धांत है वह मैक्स वेबर से रिलेटेड है, या जीरो सम की अवधारणा जो कहा जाता है तो वह मैक्स वेबर से संबंधित है। सामुदायिक शक्ति की जो अवधारणा संबंधित है, तो सामुदायिक शक्ति अवधारणा जो है यह टी पार्सन से संबंधित है। और वर्चस्व की बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला, द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास एंड इकोनॉमिक स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन के लेखक कौन है? थर्स्टिन वेबलन, एडम स्मिथ, लेविस केजर या कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा, थर्स्टिन वेबलन ने द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास एंड इकोनॉमिक स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन पुस्तक लिखी है। अगला, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को किसने दिया? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को किसने दिया है? तो यह कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। अगला, किसने समाज के भौगोलिक भाग्य निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हंटिंगटन ने भौगोलिक भाग्य निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है। अगला, किस विचारक का यह मानना है कि मानव पर्यावरण के संपूर्ण में से मनुष्यकृत पर्यावरण जो है उसे घटा देने पर जो शेष बचेगा वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है? तो यह कथन किससे संबंधित है? तो हंटिंगटन का कहना है कि जो इन्होंने भौगोलिक भाग्य निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मानव का संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को हटा देने पर जो शेष बचा हुआ भाग प्रकृति कहलाता है। तो लगातार कांस्टेंट हंटिंगटन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला, पहला पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो पहली बार जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था वह 22 अप्रैल 1970 में मनाया गया था। इसके बाद 1972 में इससे संबंधित एक सम्मेलन भी हुआ था। अगला, ए हैंडबुक ऑफ एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, रिले ई डेनलप। यह भी पुस्तक अभी हाल के UIQs UGC नेट में पूछी गई थी। तो रिले ई डेनलप से संबंधित है। यह लगभग 2019 के UGC नेट में शायद पूछा गया था। विकास जो भविष्य के पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो ऐसे विकास को क्या कहेंगे? सतत विकास, मानव विकास, आर्थिक विकास या सामाजिक विकास? तो ऐसा विकास जो समझौता किए बिना अपने वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है और भविष्य के पीढ़ियों का भी ख्याल रखता है उसे सतत विकास कहते हैं। अगला, विकास के आर्थिक वृद्धि प्रारूप किसे सरकार नहीं है? तो इसमें से कौन सा आर्थिक विकास वृद्धि प्रारूप से संबंधित नहीं है? इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल से कौन सा संबंधित नहीं है? GNP यह संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय भी संबंधित है, पूंजी संचय भी संबंधित है, जबकि संधारिता या सस्टेनेबिलिटी जो है संबंधित
नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शहरीकरण का स्तर मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है, जबकि आयु समवायिता, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय भी सम्मिलित किया जाता है। तो राइट आंसर डी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फूको की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रीडिंग कैपिटल 1965 जो है फूको से संबंधित नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन एंड पनिश, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मैडनेस, सिविलाइजेशन, तीनों पुस्तक फूको से संबंधित है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो द कमिंग्स ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो यह किसने लिखी है? डेनियल बेन। द पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी यह प्री डगर की संबंधित है। द थर्ड वेव की बात कौन करते हैं? एल्विन टॉफलर। और द इंफॉर्मेशन ऑफ एज, यह मैनुअल कैसल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, 2, 4, 1, 3। अगला है, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकार्यवाद संबंधित समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एकीकरण नहीं है। बाकी इन्होंने प्रति व्यक्तिवाद, रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद को एक संरचनात्मक प्रकार्यवाद समस्या के रूप में लिखा है। अगला, निम्नलिखित में से किसने उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता? अलेक्जेंडर, दरीडा, जेम्सन लियोटार्ड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जेफ्री अलेक्जेंडर, जो कि एक नवप्रकार्यवादी है। अगला, दहेज अधिनियम कब पारित हुआ? तो दहेज अधिनियम 1961 में पारित हुआ और 1984 में इसका संशोधन हुआ है। तो कभी संशोधन पूछ लेता है, कभी एक्ट पूछ लेता है। तो संशोधन 1984 में हुआ है। पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव एवं कल्याण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 2007 में पारित किया गया है। अगला, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया है? तो 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अगला है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किताब को किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो पुस्तक है वेस्टरमार्क ने 1921 में लिखी थी। अगला, परिवार की उत्पत्ति का प्रत्यसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो परिवार की उत्पत्ति का जो प्रत्यसत्तात्मक सिद्धांत है सर्वप्रथम हेनरी मैन ने दिया है, लेकिन यहाँ पे जो आयोग ने आंसर माना है वह मार्गन को माना है। किसको? मार्गन को। तो दोनों उससे संबंधित है, लेकिन सर्वप्रथम हेनरी मैन ने दिया है। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हेनरी मैन होना चाहिए, लेकिन मार्गन भी प्रत्यसत्तात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला है, किसने कहा कि मनुष्य का एकाधिकार ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का मुख्य कारण माना गया है? तो वेस्टरमार्क ने कहा है कि मनुष्य का एकाधिकार ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है। लेवी रेट से क्या बोध होता है? तो लेवी रेट से जो बोध होता है, यह विधवा, भाभी और देवर के साथ विवाह जो होता है वह लेवी रेट विवाह होता है। और यही इसी के विपरीत होता है सोरोगेट। तो सोरोगेट जो होता है वह साली विवाह के नाम से जाना जाता है, अर्थात पत्नी के मृत्यु के बाद साली से विवाह करना सोरोगेट कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिक के प्रस्तावक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एच डिसूजा सामाजिक सांस्कृतिक उपांति के प्रस्तावक हैं। अगला, प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन को हंसी में उड़ाती है परंतु नए को समर्पित भाव से अनुसरण करती है। यह उदाहरण है सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक सापेक्षिकता, सांस्कृतिक केंद्रीयता या पीढ़ीगत प्रसार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सामायिक केंद्रीयता, अर्थात सबको अपने अपने समय की वस्तुएं अच्छी लगती है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे टेम्प्रोसेंट्रिज्म। क्या कहेंगे? टेम्प्रोसेंट्रिज्म, अर्थात सब अपने अपने समय या स्थान काल के समय या मूल्यों को महत्व प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा नहीं, अर्थात सम्मिलित होती है? तो कौन सी इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा है? तो इसी से हिंदी माना है।
और हमारे अकॉर्डिंग वह द्रविड़ होता है। कौन सा? द्रविड़, जो कि इंडो आर्यन भाषाई के परिवार की भाषा के रूप में सम्मिलित किया जाता है, हिंदी और द्रविड़। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यह वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के PhD एंट्रेंस की PYQ थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।